जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि स्ट्रक्चर के लेवल पर प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोटीन, दूसरा है सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरा है टर्सरी प्रोटीन और चौथा है क्वार्टनरी प्रोटीन। और प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी प्रोटीन के बारे में डिटेल से जाना था। तो जिन्हें प्राइमरी प्रोटीन नहीं पता है मैं उन्हें शॉर्ट में अभी समझा देता हूं। अगर वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखें और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो में नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर की ओर आई बटन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो यदि हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के वह लीनियर सीक्वेंस होते हैं एमिनो एसिड के। तो जब लीनियर सीक्वेंस में एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग एमिनो एसिड है जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि जो लीनियर सीक्वेंस होता है यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसका एक टर्मिनल एन टर्मिनल कहलाता है जिधर की एमिनो ग्रुप होता है और उसके अपोजिट सी टर्मिनल होता है जिधर की कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस तरह से जो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं ये एक प्रकार के एमिनो एसिड के लीनियर सीक्वेंस से मिलकर बनते हैं और इनके 2 टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। Nearby amino acid interact to form a regular rearrangement called secondary structure। तो जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं पास उनमें इंटरेक्शन होता है और उनके रेगुलर जो अरेंजमेंट है उनमें थोड़ा सा बदलाव होता है, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कुछ फोल्डिंग होती है जिस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं आइए मैं आपको आगे एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें जो एमिनो एसिड होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड में आप देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन ऑक्सीजन के साथ रहता है और एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ होता है। और हम सभी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन अपने से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनमें क्या होती है कि फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग की वजह से 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वह कहलाता है अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वह कहलाता है बीटा शीट। तो आइए सबसे पहले हम अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है यह एक प्रकार का स्पाइरल स्ट्रक्चर है और इसमें जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो एक साइड ब्रांच के रूप में निकले होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनके बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है और इसी वजह से अल्फ़ा हेलिक्स की स्पाइरल स्ट्रक्चर बनती है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपको हर पेप्टाइड बॉन्ड में देखने को मिलता है, सिर्फ जो पहला और जो लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। वही नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा शीट की। तो बीटा शीट में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है वह डिफरेंट टाइप के दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड या फिर जो दूसरे लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के उनके बीच आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो बीटा शीट में भी आपको 2 तरह के अरेंजमेंट दिखेंगे, पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो पैरेलल बीटा शीट की बात करें तो पैरेलल शीट में जब 2 अलग अलग एमिनो यानी कि प्राइमरी जो प्रोटीन है आपस में इनका जो एन टर्मिनल और सेम सी टर्मिनल एक ही साइड हो तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल बीटा शीट। अब यदि 2 अलग अलग जो प्राइमरी प्रोटीन है उनका सी टर्मिनल और एन टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसे हम बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट में क्या लिखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स में स्पाइरल स्ट्रक्चर टाइटली पैक्ड कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर। तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि टाइटली पैक्ड पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो कि एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। और इसमें होता है क्या है कि जो
पॉलीपेप्टाइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके वजह से ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है। और इनमें जो एल्किल समूह होते हैं यानी कि जो साइड चेन होते हैं वो बाहर की ओर देखने को मिलते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज होता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है और एमाइड का जो हाइड्रोजन है यानी कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, इनके बीच आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है और इसी की वजह से अल्फा हेलिक्स जो होता है वो स्टेबलाइज होता है। और आपको बता दें कि 3.6 एमिनो एसिड पर इसमें टर्निंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि एक कंप्लीट टर्न में 3.6 एमिनो एसिड होते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अगला है 13 एटम इन ए सिंगल टर्न O2H, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जहाँ पर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं उसके बीच में आपको 13 एटम एमिनो एसिड के देखने को मिलेंगे। पीचेस इज़ 5.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2 एमिनो एसिड के बीच जो आपको गैप देखने को मिलेगा वो मिलेगा 5.4 एंगस्ट्रॉम का। तो पीचेस का मतलब है 2 एमिनो एसिड के बीच गैप। लास्ट पॉइंट है अल्फा हेलिक्स सेगमेंट आर फाउंड इन मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक मायोग्लोब्यूलिन, ट्रोपोनिन। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन में देखने को मिलता है, जैसे कि मायोग्लोब्यूलिन है, ट्रोपोसिन सी है, इसमें आपको अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा सीड की। तो बीटा सीड जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, यानी कि ये अल्फ़ा हेलिक्स के कंपेयर में ये अधिक स्टेबल होता है और इसमें 2 रूप आपको देखने को मिलते हैं, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में क्या है कि ऊपर की ओर एक दूसरा पेप्टाइड चेन है और नीचे की ओर दूसरा पेप्टाइड चेन है और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखेंगे कि एक जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये जो एमिनो ग्रुप है, ठीक है। उसी तरह दूसरे वाले का देखेंगे एमिनो ग्रुप और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो आपस में दोनों अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड वाले जुड़े हैं उनके जो टर्मिनल है, यानी कि जो कार्बन वाला टर्मिनल है और जो नाइट्रोजन वाला टर्मिनल है वो एक साइड रहेंगे और नाइट्रोजन वाला टर्मिनल और कार्बन वाला टर्मिनल एक साइड रहेंगे, यानी कि सी टर्मिनल और एन टर्मिनल दोनों पॉलीपेप्टाइड के अपोजिट एंड पर होंगे। जबकि वहीं हम बात करें पैरेलल की तो उसमें एक ही तरह के पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और इसमें जो सी टर्मिनल होगा और जो एन टर्मिनल होगा दोनों का एक ही साइड होगा। आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड आर अल्टरनेटिव प्रोजेक्टेड एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बीटा सीड। तो इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा सीड का, इसमें जो आर ग्रुप होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे की ओर आपको देखने को मिलते हैं। जबकि अल्फा हेलिक्स में हमने देखा कि जो आर होते हैं यानी कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो बाहर की ओर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये एल्किल ग्रुप है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, यानी कि एक अल्टरनेट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो बीटा सीड कहने का मतलब कि इसमें जो पेप्टाइड है, ठीक है, वो आपको एक परत दर परत देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमने केवल 2 ही देख रहे हैं कि आपस में पेप्टाइड जुड़े हुए हैं, इसमें क्या होंगे कि एक के ऊपर एक कई पेप्टाइड आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द सरफेस ऑफ बीटा सीड इज़ नॉट स्ट्रेट बट इज़ प्लीटेड। तो कह रहा है कि जो बीटा सीट का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट नहीं होता। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो पेपर सीट होती है उसका ऊपर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। जैसे कि अगर हम 3D स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखेंगे जो ये सीट है इसका जो सरफेस है वो क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन प्लीटेड का मतलब क्या है कि ये कुछ आपको देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, अप डाउन अप डाउन, तो ये मतलब है प्लीटेड का। तो ऐसे कुछ अप डाउन होता है, जैसे कि अगर आप पेपर को लेकर एक उसको फोल्ड करें तो कुछ आपको अप डाउन दिखेंगे, यही है प्लीटेड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का वो 3D स्पेस में होता है, यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट ये आपस में एक 3D स्पेस के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कुछ इस तरह से आपस में फोल्ड हो जाते हैं और 3D फॉर्म में टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको कुछ अलग अलग बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और
आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म ए फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो आपको एक 3D फॉर्म में स्ट्रक्चर देता है। द 3D कन्फर्मेशन एस्यूम ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन साइड चेन इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये जो 3D फॉर्म है वो क्यों बनता है, क्योंकि आप देख रहे थे जो पेप्टाइड में जो साइड चेन है यानी कि जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके आपस में एक दूसरे को फोल्ड कर देते हैं और 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे ये 2 एल्किल ग्रुप है और इन दोनों एल्किल ग्रुप के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर फोल्डिंग प्रेजेंट विद इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है फोल्डिंग का कि वो कैसे फोल्ड होगा कैसे नहीं होगा, ये सभी आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही देखने को मिलता है। यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वही फोल्डिंग के बारे में बताता है कि किस तरह के बॉन्डिंग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होंगे, आयनिक बॉन्डिंग होंगे, वान डर वाल्स फोर्स होंगे। तो ये सभी जो डाइसॉल्फाइड बॉन्ड है ये सभी तरह के जो फोल्डिंग होती है या इस तरह के आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग होती है वो आपको टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। और इन सभी इंटरेक्शन की वजह से ही जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो पाता है और 3D स्ट्रक्चर ले पाता है। अब यदि हम बात करें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की, तो जब 2 या 2 से अधिक टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यदि 2 टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो बनता है डाइमर, 3 मिलते हैं तो ट्राइमर, 4 मिलते हैं तो टेट्रामर। तो इस तरह से कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो यदि हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल लें तो आपको हीमोग्लोबिन जो है ये इसका एक एग्जांपल है। पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग जो सब यूनिट होते हैं जैसे कि टर्सरी का सब यूनिट है वो असेंबल होकर फॉर्मेशन करता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवैलेंट इंटरेक्शन। तो इसमें जो असेंबली होती है यानी कि जब अलग अलग टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद कोवैलेंट इंटरेक्शन या फिर कोवैलेंट में अगर ले तो जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इस तरह के इंटरेक्शन भी आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे को होल्ड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर आधारित था। आई होप आपको सभी टर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।